वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी से ईरान के शाह की नजदीकियों ने ईरान को एक ऐसे तूफान के बीच ला खड़ा किया कि ब्रिटेन और सोवियत ने ईरान को इन्वेड करके उसे अपना लॉजिस्टिक रूट बना लिया। नतीजा ये हुआ कि बिना किसी जंग में शामिल हुए ही ईरान की इकोनॉमिक एक्टिविटीज ठप पड़ गई और वॉर खत्म होते होते उसकी इकोनॉमिक कंडीशन पूरी तरह चरमरा गई। इसी दौर में पहली बार अमेरिका ने भी ईरान में कदम रखा। एलाइज कंट्रीज का हिस्सा होने के नाते अमेरिका ब्रिटेन और सोवियत को ईरान के रास्ते मदद पहुंचा रहा था और इसी बीच उसकी नजर ईरान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और ऑयल जैसे नेचुरल रिसोर्सेज पर टिक गई। ऐसे में अमेरिका ने आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे ईरान को अपने करीब लाने के लिए भारी भरकम इकोनॉमिक और मिलिट्री असिस्टेंस देना शुरू कर दिया और जल्द ही ईरान के शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को अपना पपेट बना लिया। हाल ये हो गया कि ईरान की सत्ता तो शाह के हाथों में थी, लेकिन फैसले अमेरिका तय करता था। अमेरिकन कंपनियां ईरान की ऑयल पर राज करती थी। उसके पास ईरान के लगभग 40% ऑयल रिजर्व्स पर कब्जा था और CIA ईरानियन सिस्टम के अंदर तक मौजूद थी। इतना ही नहीं, अमेरिका खुद ईरान की सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद कर रहा था। लेकिन इतिहास हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ ही दशकों के बाद ईरान के लोगों को अपने शाह का अमेरिका का पपेट बनना और अपने देश पर वेस्टर्न कंट्रीज का कब्जा होना पसंद नहीं आया। लोग शाह और अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई और जल्द ही मोनार्की को उखाड़ फेंक कर ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। इसके बाद ईरान की मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की चाहत और अमेरिका के मिडिल ईस्ट और अरब वर्ल्ड में रीजनल इंटरेस्ट के बीच दोनों के रिश्ते तेजी से डगमगाने लगे। कुछ ही सालों में स्थिति ये हुई कि कभी बेहद करीबी रहे अमेरिका और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। तो आइए जानते हैं अमेरिका और ईरान की दोस्त से दुश्मन बनने की पूरी कहानी। वो कौन सा मोड़ था जहां से ईरान ने अमेरिका को ग्रेट सेटन कहना शुरू किया और अमेरिका ने ईरान को एक्सेस ऑफ ईविल घोषित कर दिया। क्या ईरान और अमेरिका की ये दुश्मनी कभी खत्म हो सकेगी? और आज जब ईरान की सड़कों पर फिर आग सुलग रही है, तो क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराने वाला है? The president said the Shah's visit was encouraging and had strengthened the strong ties of friendship between the two countries. The Ayatollahs are committed to the ouster of the Shah and nothing less than that. Several hundred young people, mainly students at Tehran University, have taken over the embassy. Iranian students continue to hold more than 50 hostages at the American embassy in Tehran this morning. The U.S. hit 3 nuclear sites in Iran overnight. President Trump says a massive fleet of U.S. ships is heading toward Iran as the country continues its deadly crackdown on protests. I would absolutely hit them so hard. एक बहुत मशहूर कहावत है कि अगर दुनिया का कोई देश या रीजन दशकों से इंस्टेबिलिटी या कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा हो, तो ये लगभग तय है कि वहां कभी ना कभी ब्रिटिशर्स का दखल जरूर रहा होगा। ईरान के उतार चढ़ाव की कहानी भी उसी दखल से शुरू होती है। 19वीं सेंचुरी के एंड तक ईरान, जिसे तब पर्शिया कहा जाता था, कागजों में भले ही आजाद था, लेकिन हकीकत में वो दो बड़ी ताकतों ब्रिटेन और ज़ारिस्ट रशिया के बीच फंसा हुआ था। जहां ब्रिटिशर्स अपनी कॉलोनी ब्रिटिश इंडिया को सुरक्षित रखने और मिडिल ईस्ट में अपना रास्ता मजबूत करने के लिए ईरान में इंटरफेयर कर रहे थे, तो दूसरी तरफ रशिया ईरान के नदर्न इलाकों पर अपना इन्फ्लुएंस बनाने में लगा हुआ था। इसके चलते ईरान की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी धीरे धीरे इन दोनों शक्तियों के दबाव में चलने लगी। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब 1908 में ईरान की जमीन के नीचे ऑयल के बहुत बड़े भंडार की खोज हुई। ऑयल एक ऐसी चीज थी जो ईरान के लिए एक वरदान हो सकती थी, लेकिन असल में यही ऑयल आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बनने वाला था। ईरान में ऑयल खोजने का काम एक इंग्लिश बिजनेसमैन विलियम नॉक्स डीआरके ने शुरू किया था। इसके लिए उन्होंने साल 1901 में कजर रूलर मुजफ्फर अल-दीन शाह के साथ 60 साल का ऑयल एक्सप्लोरेशन एग्रीमेंट किया, जिसके तहत ईरान की लगभग पूरी जमीन पर ऑयल खोजने और निकालने का हक डीआरके को मिल गया और बदले में ईरान को सिर्फ लिमिटेड रॉयल्टी और केवल 16% प्रॉफिट शेयर मिलना था। लेकिन कुछ ही सालों में डीआरके के पास पैसा खत्म होने लगा और यही से ईरान के ऑयल के खेल में ब्रिटेन की एंट्री हुई। ब्रिटेन ने फंडिंग देके इस प्रोजेक्ट को बैक किया और एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी बनी, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट स्टेक था। 1908 में ईरान के मस्जिद सुलेमान में पहली बार कमर्शियली वायबल ऑयल निकाला गया और 1912 तक बड़े लेवल पर प्रोडक्शन शुरू हो गया। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, वैसे वैसे ब्रिटेन का एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी में स्टेक बढ़ने लगा और 1914 तक ब्रिटेन ने इस कंपनी के करीब 51% शेयर्स खरीदकर कंपनी का एक्चुअल कंट्रोल सीधे अपने हाथों में ले लिया।
अब सिचुएशन ये थी कि ईरान की जमीन से निकलने वाला ऑयल ब्रिटिश नेवी, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश इकोनॉमी को चला रहा था, जबकि ईरान को उसके ऑयल का सिर्फ 16% प्रॉफिट ही मिल रहा था। धीरे धीरे ईरानियन जनता को भी ये एहसास होने लगा था कि उनका देश अपने ही रिसोर्सेज पर मालिक नहीं रहा। उस समय तक ईरान में कजर डायनेस्टी जो 1794 से रूल कर रही थी, उसकी पकड़ 1920s आते आते कमजोर पड़ गई थी। इसी का फायदा उठाकर ब्रिटेन ने ईरान की पॉलिटिक्स में भी दखल बढ़ा दिया और एक सैन्य अधिकारी रेजा शाह पहलवी को सपोर्ट करके ईरान में तख्ता पलट करवाकर उन्हें 1925 में ईरान के नए रूलर बनवा दिया। रेजा शाह पहलवी ने कई सालों तक ब्रिटेन के साथ कोऑपरेट करके काम किया, लेकिन 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो शुरुआती युद्ध में जर्मनी को मिली सफलता से रेजा शाह पहलवी को लग रहा था कि जर्मनी इस वॉर को जीत सकता है। इसलिए उन्होंने ब्रिटेन से दूरी बनाते हुए जर्मनी से ट्रेड और टेक्निकल कोऑपरेशन बढ़ाना शुरू कर दिया और कई जर्मन डिप्लोमैट्स ईरान आकर बैठ गए। ये बात ब्रिटेन और सोवियत यूनियन दोनों को ही बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऐसे में ब्रिटेन और सोवियत यूनियन ने ईरान पर 1941 में अटैक करके रेजा शाह को अरेस्ट कर एग्जाइल पर भेज दिया और उनकी जगह उनके 21 साल के बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी को ईरान का नया शाह बना दिया। इस दौरान अमेरिका ईरान के रास्ते ब्रिटेन और सोवियत को फूड, वेपन्स और दूसरी चीजें सप्लाई कर रहा था और इन सब में उसे भी ईरान में एंटर करने का मौका मिल गया। इस दौरान 30,000 से ज्यादा अमेरिकन ईरान में डिप्लॉयड रहे। इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, तब तक पूरी दुनिया एक बड़ी तबाही में बदल चुकी थी और ईरान पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। महंगाई आसमान छू रही थी, बेरोजगारी काफी बढ़ गई थी और भूखमरी ने ईरान की हालत को बदतर बना दिया था। ऐसे में अमेरिका आगे आया और उसने ईरान को न केवल फूड एड प्रोवाइड करवाई बल्कि उसे भारी फाइनेंशियली एड भी दी। इसके बाद अमेरिका ने ईरान से सोवियत को हटाने में भी मदद की। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक तेहरान कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें एलाइज ने ईरान के नए शाह मोहम्मद रेजा पहलवी से प्रॉमिस किया था कि वो वॉर खत्म होने के बाद ईरान से अपनी मिलिट्री हटा लेंगे और ईरान की सोवर्निटी बनाए रखेंगे। लेकिन वॉर खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन ने ईरान के नदर्न टेरिटरी से अपनी सेना वापस नहीं बुलाई और कुर्द और अजरबैजान सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करके ईरान को तोड़ने की कोशिश की। अमेरिका इसके खिलाफ यूनाइटेड नेशन चला गया और सोवियत पर तेहरान कॉन्फ्रेंस और यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स का वायोलेशन का आरोप लगाया। ऐसे में साल 1946 में सोवियत को ईरान से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। इससे ईरान की नजरों में अमेरिका की इज्जत और बढ़ गई और उसको लगने लगा कि अमेरिका सच में उसका एक सच्चा सपोर्टर है और वो ब्रिटेन की तरह कॉलोनियल माइंडसेट नहीं रखता। लेकिन ईरान को यह नहीं पता था कि इन सब के पीछे अमेरिका की गहरी चाल छिपी हुई थी। उसकी नजर ईरान के तेल और उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पर थी और वो बस कैसे भी करके इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता था। हालांकि ब्रिटेन अब भी ईरान के ऑयल प्रॉफिट्स का मेजॉरिटी हिस्सा ले रहा था। प्रॉफिट का केवल 20% हिस्सा ईरान को दिया जाता था, जबकि बाकी का प्रॉफिट ब्रिटिश कंपनीज खा जा रही थी। इससे ईरान की जनता काफी परेशान थी क्योंकि इस ऑयल से उनके देश को असल में कोई फायदा नहीं हो रहा था और गरीबी और बेरोजगारी जस की तस बनी हुई थी। ऐसे में ईरानियन पार्लियामेंट, जिसे मजलिस भी कहते हैं, उसके एक मेंबर मोहम्मद मोसादेक ने अपनी स्पीचेस के जरिए लोगों में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी के एग्रीमेंट को भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया। ऐसे में मोसादेक की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि मजलिस ने 1951 में उन्हें ईरान का 35th प्राइम मिनिस्टर चुन लिया। ईरान में इससे पहले जो भी प्राइम मिनिस्टर होते थे वो शाह की कठपुतली होते थे और शाह खुद विदेशी ताकतों की गोद में बैठे रहते थे। लेकिन मोहम्मद मोसादेक ने प्राइम मिनिस्टर बनते ही ना तो शाह की एक सुनी और ना ही ब्रिटेन का कोई ख्याल किया और ईरान के सभी ऑयल रिसोर्सेज को नेशनलाइज कर दिया, जिससे ईरान के ऑयल रिसोर्सेज पर से ब्रिटेन का कब्जा रातों रात खत्म हो गया। इससे मोसादेक ईरान की जनता के हीरो बन गए, लेकिन इससे अमेरिका को ईरान में अपनी जड़ें जमाने की सारी हसरतें और ब्रिटेन को ऑयल से मिलने वाली बेशुमार दौलत दोनों को एक साथ जोरदार झटका लगा। इससे गुस्से में अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान पर तुरंत ऑयल एम्बार्गो और कई तरह के सैंक्शंस लगा दिए। अमेरिका ने ईरान को दी जाने वाली एड भी बंद कर दी। इससे ईरान की मुश्किलें काफी बढ़ गई, लेकिन इसके बावजूद मोसादेक झुके नहीं। ऐसे में ब्रिटेन और अमेरिका ने मोसादेक को सत्ता से हटाने के लिए अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज MI6 और CIA को एक्टिव कर दिया, जिन्होंने 1953 में ईरान में मिलिट्री कू करवाकर
मोसादेक को अरेस्ट करके लाइफ लॉन्ग हाउस अरेस्ट में डाल दिया। इस तरह जो अमेरिका फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी की वकालत का ढोंग करता है, असल में वो अपने फायदे के लिए ईरान में एक इलेक्टेड प्रधानमंत्री को हटाकर हमेशा मोनार्की को ही स्टैब्लिश रहने देना चाहता था। अमेरिका का ये एक्शन मोसादेक के लाखों सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ा झटका था। ये एक ऐसी गहरी चोट थी जिसे ईरान की जनता कभी नहीं भूलने वाली थी। दूसरी तरफ मोसादेक के हटते ही मोहम्मद रेजा पहलवी के हाथ में फिर से फुल पावर आ गई। मोहम्मद रेजा को इस बार ईरान का सिंहासन अमेरिका के रहमो करम पर मिला था, इसलिए वह अमेरिका के इशारों पर नाचने लगे। अमेरिका ने भी ईरान को दी जाने वाली अपनी फाइनेंशियल एड को और बढ़ा दिया और शाह को मजबूत बनाए रखने के लिए मिलिट्री असिस्टेंट भी प्रोवाइड की। शाह को पपेट बनाने के बाद अमेरिका ने ईरान के ऑयल को हथियाने का अपना दाव खेला और ब्रिटिश एंड दूसरी वेस्टर्न कंपनीज के साथ मिलकर साल 1954 में शाह के साथ कंसोर्टियम एग्रीमेंट किया, जिसके तहत ईरान के 40% ऑयल पर ट्रेड करने का हक अमेरिकन कंपनीज को मिल गया। बाकी के 40% ऑयल पर ब्रिटिश कंपनीज को हक मिला, जबकि बाकी का 20% डच और फ्रेंच कंपनीज को दिया गया। इस दौरान शाह ने अमेरिका से इतने बड़े पैमाने पर आर्म्स इंपोर्ट किए कि ईरान का डिफेंस बजट लगभग 800% तक बढ़ गया। इसके अलावा शाह ने प्रो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी बनाई और अमेरिका के कहने पर इजराइल को भी खुलकर समर्थन किया, जिससे दूसरे अरब और मिडिल ईस्ट कंट्रीज नफरत करती थी। मोहम्मद रेजा पहलवी ने 1963 में व्हाइट रेवोल्यूशन भी लॉन्च किया, जिसके तहत ईरान में महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले, उनके लिए स्कूल्स और कॉलेजेस खोले गए और उन्हें पब्लिक ऑफिस संभालने का अधिकार दिया गया। इस तरह उस दौर में ईरान के बड़े शहरों में लोगों का पहनावा, लाइफस्टाइल और सोशल लाइफ तेजी से वेस्टर्न स्टाइल में बदल रही थी। लेकिन ये सिर्फ एक तरफ की तस्वीर थी। दूसरी तरफ गरीब और बेरोजगार लोगों की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही थी। अमेरिका का बढ़ता इन्फ्लुएंस और ऑयल पर वेस्टर्न देशों का कब्जा पहले से ही सोसाइटी में गुस्सा पैदा कर रहा था। ऐसे माहौल में शाह द्वारा ईरान को जबरन वेस्टर्नाइज करने की कोशिशों ने रिलीजियस लीडर्स को और भड़का दिया। इन सब के बीच जनता के बीच एक रिलीजियस लीडर अयतोल्ला रूहुल्लाह खुमैनी काफी पॉपुलर होने लगे। वो अपने भाषणों के जरिए लगातार शाह पर ईरान को अमेरिका के हाथों बेचने का आरोप लगा रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने भाषणों में ये भी कहा कि कानून बनाने का हक सिर्फ अल्लाह को है, इसलिए ईरान में इस्लामिक रूल होना चाहिए और चूंकि रिलीजियस स्कॉलर्स अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इसलिए ईरान की कमान उनके हाथों में ही होनी चाहिए। चूंकि शिया कम्युनिटी में अयतोल्ला सबसे बड़ी रिलीजियस पोस्ट होती है, इसलिए ईरान में अयतोल्ला रूहुल्लाह खुमैनी जनता के बीच काफी पॉपुलर होने लगे। जनता के बीच अयतोल्ला रूहुल्लाह खुमैनी की पॉपुलैरिटी बढ़ते देख मोहम्मद रेजा पहलवी को अपनी कुर्सी खतरे में दिखने लगी। इसलिए साल 1964 में उन्होंने अयतोल्ला खुमैनी को एग्जाइल पर टर्की भेज दिया, जिसके अगले साल वो इराक चले गए। लेकिन अयतुल्ला खुमैनी इराक जाकर और ज्यादा आक्रामक भाषण देने लगे। उनके समर्थक उनके भाषणों को ऑडियो कैसेट्स के जरिए गुपचुप तरीके से ईरान में भेजते, जिसे ईरान में लाखों लोग सुनते। इसका नतीजा ये हुआ कि 1970s में ईरान में बड़े लेवल पर शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, इस्लामिक रिपब्लिक, डेथ टू शाह, डेथ टू अमेरिका और फ्रीडम जैसे अग्रेसिव नारे लगाने लगे। ये प्रोटेस्ट इस कदर बढ़ गए कि थक हार कर शाह ने मार्शल लॉ लगा दिया। लेकिन तब भी जब प्रोटेस्ट कम नहीं हुए तो कैंसर से जूझ रहे मोहम्मद रेजा पहलवी इलाज कराने के बहाने 16 जनवरी 1979 को अपनी फैमिली के साथ इजिप्ट भाग गए। इसके केवल 2 हफ्ते बाद 1 फरवरी 1979 को अयतोल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ईरान वापस लौटे और उनका लाखों लोगों की भीड़ ने जोरदार स्वागत किया। इसके कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने ईरान से राजशाही पूरी तरह खत्म कर दी और ईरान को ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया गया। इसके बाद ईरान में शरिया लॉ इंट्रोड्यूस कर एक सुप्रीम लीडर का पोस्ट क्रिएट किया गया और अयतोल्ला रूहुल्लाह खुमैनी खुद ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बन गए। इस 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन के दौरान ईरान के लोगों में अमेरिका के प्रति नफरत उस समय और ज्यादा बढ़ गई जब अमेरिका ने मोहम्मद रेजा पहलवी को कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए अपने यहाँ पनाह दे दी। इससे बड़ी संख्या में ईरानी लोग, खासकर स्टूडेंट्स, अमेरिका से मोहम्मद रेजा पहलवी को ईरान भेजने की मांग करने लगे ताकि यहाँ उनकी गलतियों के लिए कड़ी सजा दी जा सके। लेकिन अमेरिका ने शाह को वापस ईरान नहीं भेजा। इस दौरान अयतोल्ला खुमैनी लगातार अपने भाषणों के जरिए अपने सपोर्टर से कह रहे थे कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और आप डेथ टू अमेरिका के नारे लगाना कभी मत छोड़ना।
इसका नतीजा ये हुआ कि 4 नवंबर 1979 को सैकड़ों ईरानी स्टूडेंट्स ने ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित अमेरिकन एम्बेसी में घुसकर 66 अमेरिकन ऑफिशियल्स को हॉस्टेज बना लिया। ईरान में बड़ी संख्या में लोगों को लगता था कि यही यूएस एम्बेसी वो जगह है जहां से CIA ने उनके हीरो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेक के खिलाफ 1953 में कॉन्स्पिरेसी करके तख्ता पलट करवाया था। इसी वजह से ईरानियन सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा इस हॉस्टेज क्राइसिस को अमेरिका के खिलाफ बदले की तरह देख रहा था और स्टूडेंट्स के सपोर्ट में खड़ा था। अगले ही दिन आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने भी एक हिस्टोरिक स्पीच में स्टूडेंट्स के इस एक्ट को सही ठहराया और अमेरिका को ग्रेट सेटन कहा। यही से ईरान और अमेरिका के रिश्ते पूरी तरह टूट गए। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस नहीं थी, बल्कि दोनों देशों के बीच जानी दुश्मनी की शुरुआत थी जो शायद फिर कभी खत्म नहीं होने वाली थी। गुस्से में अमेरिका ने ईरान पर कई सैंक्शन लगा दिए और सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ दिए, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अमेरिकन डिप्लोमेट्स को रिहा नहीं किया। यह हॉस्टेज क्राइसिस पूरे 444 दिन तक चला और 1981 में जाकर ईरान ने अपनी शर्तों पर अमेरिका को राजी करवाकर अमेरिकन हॉस्टेजेस को रिहा किया। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर माने जाने वाले अमेरिका के लिए ये एक खुली बेइज्जती थी। ये वो ह्यूमिलिएशन थी जिसे अमेरिका कभी भूलने वाला नहीं था। अमेरिका को अपनी शर्तों पर झुकाने के बाद अयतुल्ला खुमैनी का हौसला 7वें आसमान पर था। ईरान के सुप्रीम लीडर बनने के बाद वो सभी इस्लामिक कंट्रीज में ईरान की तरह अल्लाह का शासन होने और वहां मोनार्की और तानाशाही को खत्म करने की बात करने लगे थे। उनके इस तरह के भाषणों से सऊदी अरेबिया, कुवैत और जॉर्डन के किंग काफी असहज हो गए क्योंकि वहां मोनार्की थी। इससे सबसे ज्यादा इराक का तानाशाह सद्दाम हुसैन डरा हुआ था, क्योंकि इराक ईरान की तरह ही एक शिया मुस्लिम मेजॉरिटी वाला देश है, लेकिन सद्दाम हुसैन खुद एक सुन्नी था। ऐसे में उसे डर था कि अयतुल्ला खुमैनी के बहकावे में आकर इराक में एक्टिव शिया ग्रुप विद्रोह ना भड़का दे और उसे अपनी सत्ता ना गंवानी पड़े। इसके अलावा ईरान और इराक में कई मुद्दों को लेकर लंबे समय से डिस्प्यूट था, लेकिन मोहम्मद रेजा पहलवी और अमेरिका से नजदीकियों के चलते सद्दाम हुसैन चुप था। लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशन और हॉस्टेज क्राइसिस के बाद बनी स्थिति के बाद सद्दाम हुसैन को जीतने का ये सबसे अच्छा मौका लगा और उसने सितंबर 1980 में ईरान पर हमला कर दिया। उसे अपनी जीत पक्की लग रही थी, लेकिन अयतुल्ला खुमैनी भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ऐसे में युद्ध 8 साल लंबा खिंच गया और आखिरकार यूएन के इंटरवेंशन से वॉर खत्म हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि इस युद्ध में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को इकोनॉमिक, इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक सपोर्ट के साथ साथ खूब वेपन्स देकर भी मदद की थी। अयतुल्ला खुमैनी के भाषणों से असहज कुवैत, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया ने भी इस युद्ध में इराक को सपोर्ट किया। युद्ध के दौरान इराक ने बड़े पैमाने पर ईरान पर केमिकल वेपन्स दागे, लेकिन दुनिया को ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका इस दौरान इराक के केमिकल वेपन्स के प्रयोग पर एक शब्द नहीं बोला। इस भीषण लड़ाई में दोनों ओर से करीब 10 लाख लोगों की जान चली गई थी। इस सब के बीच ईरान खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का नेचुरल लीडर मानने लगा था, लेकिन हकीकत में ये बाजी सऊदी अरेबिया ने मार ली थी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादी में से 90% लोग सुन्नी हैं और केवल 10% लोग शिया है। ऐसे में जहां ईरान एक शिया डोमिनेटेड देश है, तो वही सऊदी अरेबिया सुन्नी मेजॉरिटी वाला देश है। दुनिया में सुन्नी मुस्लिमों की संख्या ज्यादा होने की वजह से इस्लामिक कंट्रीज के लीडर बनने की होड़ में सऊदी अरेबिया का एज रहा। इसके अलावा सऊदी अरेबिया का पलड़ा वहां इस्लाम की 2 सबसे होली प्लेसेस मक्का और मदीना की मौजूदगी की वजह से भी है। इसके अलावा सऊदी अरब की ऑयल वेल्थ और अमेरिका का खुला सपोर्ट उसे ईरान से आगे खड़ा करता है। ये सब ईरान को परेशान करता रहा है। ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे पुराना देश है, जिसकी जड़ें 2500 साल पुरानी है, जबकि सऊदी अरेबिया की एस्टैब्लिशमेंट साल 1932 में हुई और उसे बने अभी केवल 8-9 दशक ही हुए हैं। इसलिए ईरान इस्लामिक रिपब्लिक की एस्टैब्लिशमेंट के बाद खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनाने को बेताब है और इसी वजह से ईरान अक्सर सऊदी अरेबिया को अमेरिका का पपेट बताकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा है। वही अमेरिका की नजर में ईरान सबसे बड़ा थ्रेट है। एक तो ईरान से उसकी पुरानी दुश्मनी है और दूसरा ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बेहद क्रिटिकल है। ईरान के साउथ में पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान मौजूद है, जो आगे अरेबियन सी से जुड़ती है। यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मौजूद है, जहां से दुनिया का करीब 20% ट्रेड गुजरता है। अगर ईरान चाहे तो ग्लोबल ट्रेड एंड ऑयल सप्लाई को सीरियसली डिस्टर्ब कर सकता है। इसी डर की वजह से अमेरिका ने ईरान के आसपास कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई और सऊदी अरेबिया में मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं। ईरान को अच्छे से पता है कि वो डायरेक्ट वॉर में अमेरिका और उसके एलाइज को कभी नहीं हरा सकता, इसलिए उसने सीधे लड़ने के बजाय प्रॉक्सी वॉर का रास्ता चुना। ईरान ने शिया ग्रुप्स को ट्रेन कर हथियार देना और फंड करना शुरू किया। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह को मजबूत किया ताकि
ताकि इजराइल और अमेरिकन इंटरेस्ट पर दबाव बनाया जा सके। उसने येमेन में हूती रेबल्स को सपोर्ट दिया ताकि सऊदी अरेबिया को उसके डोर स्टेप पर चुनौती दी जा सके। ईरान यही नहीं रुका, उसने सुन्नी ग्रुप होने के बावजूद पैलेस्टाइन के हमास को भी ट्रेनिंग, वेपन्स और फंड्स दिए। ईरान जानता था कि अगर उससे मुस्लिम वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस चाहिए तो सुन्नी ग्रुप्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसे में हिजबुल्लाह, हूतीज और हमास ईरान के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन गए, जिनके जरिए वो न केवल मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, बल्कि अमेरिका और उसके इजराइल एंड सऊदी अरब जैसे एलाइज को लगातार प्रेशर में रखना चाहता है। ईरान की स्ट्रेटेजी का असर दुनिया में कई बार देखने को मिला। साल 1983 में लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह ने अमेरिका को 2 बड़े झटके दिए। हिजबुल्लाह ने बेरूट में यूएस एम्बेसी पर हमला कर 17 अमेरिकन को मार दिया और कुछ महीनों बाद यूएस मरीन बैरक्स पर एक्सप्लोसिव लेडन ट्रक से अटैक करके हिजबुल्लाह ने 241 अमेरिकन सोल्जर्स की जान ले ली। यह अटैक्स अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका था और चूंकि हिजबुल्लाह ईरान का ही प्रॉक्सी था, इसलिए 1984 में अमेरिका ने ईरान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की लिस्ट में डाल दिया। दोनों के बीच की टेंशन यही नहीं रुकी। अप्रैल 1988 में पर्शियन गल्फ में एक अमेरिकन नेवल शिप ईरान द्वारा बिछाए गए सी माइन से टकराकर बुरी तरह डैमेज हो गई थी। इसलिए इसके जवाब में अमेरिका ने ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस के तहत ईरान पर मैसिव रिटेलिएशन की। अमेरिका द्वारा 2 ईरानियन ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म तबाह कर दिए गए और 6 ईरानियन वॉरशिप्स डुबो दी गई। यह हमला इतना भारी था कि ईरान का लगभग आधा नेवल फ्लीट यूजलेस हो गया। इसके 3 महीने बाद दोनों की इस दुश्मनी की वजह से एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई। हुआ कुछ यूं कि 3 जुलाई 1988 को एक अमेरिकन क्रूजर गलती से ईरानियन टेरिटोरियल वाटर्स में एंटर कर गई थी। ऐसे में ईरानियन स्पीड बोट्स की तरफ से उस पर तुरंत वार्निंग शॉट्स फायर किए गए। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उड़ रही ईरानियन सिविलियन फ्लाइट ईरान एयर फ्लाइट 655 को अमेरिकन क्रूजर ने गलती से हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट समझ लिया और मिसाइल लॉन्च कर दिया। इस हमले में प्लेन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया और उसमें सवार सभी 290 लोगों की मौत हो गई। इस इंसिडेंट ने ईरान अमेरिका टेंशंस को एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा दिया। इन सब घटनाओं के बावजूद अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी कभी अमेरिका के आगे झुके नहीं। उल्टा अमेरिका के खिलाफ सख्त रुख की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी ईरान के अंदर इतनी बढ़ गई कि जून 1989 में उनकी मौत के बाद उनकी अंतिम यात्रा में 1 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए और करीब 32 किलोमीटर के इलाके में जन सैलाब उमड़ पड़ा। खुमैनी की मौत के बाद उनके एक स्टूडेंट अली खामेनी को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया, जिन्होंने 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन के दौरान भी बहुत अहम रोल निभाया था। तब से लेकर आज तक वही ईरान के सुप्रीम लीडर बने हुए हैं और खुमैनी के बाद उन्होंने भी अमेरिका के खिलाफ प्रॉक्सी स्ट्रेटेजी को उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ाया। इसके बाद भी ईरान की प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस ने अमेरिका को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काफी नुकसान पहुंचाया, जिसके चलते साल 1995 में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ टोटल एम्बार्गो लगा दिया। अमेरिका का ईरान के खिलाफ सख्त रवैया साल 2001 में हुए 9/11 अटैक्स के बाद से और बढ़ गया। 11 सितंबर 2001 को हुए इन आतंकी हमलों में करीब 3000 लोगों की मौत हुई और अमेरिका बुरी तरह हिल गया। इस हमले के बाद 2002 में यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया को एक्सिस ऑफ ईविल बताया और तीनों पर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने और ग्लोबल सिक्योरिटी को खतरे में डालने का आरोप लगाया। इस हमले के करीब 1.5 साल बाद जिस अमेरिका ने कभी ईरान के खिलाफ इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को सपोर्ट दिया था, अपना मतलब निकल जाने के बाद अमेरिका ने उसी सद्दाम हुसैन पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखने का आरोप लगाकर इराक पर अटैक कर दिया। इसके बाद साल 2003 में सद्दाम हुसैन को कैप्चर कर 2006 में फांसी दे दी गई। बाद में पता चला कि इराक में कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद नहीं थे और ये सब केवल अमेरिका की चाल थी। इराक पर इस हमले के बाद से ही ईरान और नॉर्थ कोरिया ने समझ लिया कि अगर उन्होंने जल्दी ही न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं किए तो अमेरिका उनका हाल इराक जैसा कर देगा। इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने 2006 में पहला और 2009 में दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट करके खुद को न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया, जिसके बाद अमेरिका का रुख नॉर्थ कोरिया के खिलाफ नरम पड़ गया। अब ईरान रह गया था और अमेरिका एंड इजराइल किसी भी हाल में ईरान को एक न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना चाहते थे। ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने से रोकने के लिए अमेरिका ने साल 2003 से ही एरियल सर्विलियंस व्हीकल्स और ड्रोन्स के जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कड़ी
कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया था। इससे उसे ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनरिचमेंट साइट्स और रिसर्च फैसिलिटीज को लेकर कई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिली। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एक समय ऐसा था जब 1960s में अमेरिका खुद ईरान की सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद कर रहा था। इस दौरान अमेरिकन कंपनी ईरान को यूरेनियम भी सप्लाई करती थी, लेकिन 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका के सपोर्ट हटते ही एडवांस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेन न्यूक्लियर साइंटिस्ट की कमी की वजह से ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना पड़ गया था। इसके बाद 1990 के दशक से 2003 के बीच ईरान ने पाकिस्तान के AQ खान नेटवर्क की मदद से न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू किया, लेकिन इसकी भनक अमेरिका और इजराइल को लग गई, जिसके बाद दोनों ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को रोकने की कोशिशें शुरू कर दी। अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर ईरान पर कई तरह के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए और इन सैंक्शंस ने ईरान की इकोनॉमी को बुरी तरह बर्बाद कर दिया। अमेरिका ईरान को इकोनॉमिकली इतना वीक कर देना चाहता था कि वो न्यूक्लियर बनाने की हिम्मत ही ना कर पाए। साल 2015 आते आते ईरान की इकोनॉमिक कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई। ऐसे में अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा के चलते 2015 में अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर ईरान के साथ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA नाम का एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया। इसके तहत इन देशों ने ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम सीमित करने और उसके न्यूक्लियर साइट पर इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को विजिट करने की परमिशन देने के बदले ईरान पर लगे कई इकोनॉमिक सैंक्शंस हटा लिए थे। ये एकमात्र मौका था जब कुछ समय के लिए अमेरिका ईरान रिलेशंस में कुछ सुधार दिखा, लेकिन बराक ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते ही दोनों देशों के रिश्ते फिर से बिगड़ गए। ट्रंप ने ईरान पर सीक्रेटली न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाने का आरोप लगाकर साल 2018 में अमेरिका को JCPOA से बाहर निकाल लिया और उस पर एक बार फिर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने एक और एग्रेसिव कदम उठाते हुए ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। जवाब में ईरान ने भी US मिलिट्री फोर्सेस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ट्रंप ने ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने तक की धमकी दे दी। हाल ये हो गया कि जब भी ईरान न्यूक्लियर डेवलपमेंट पर काम तेज करता, अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मिस्टीरियस तरीके से हत्या कर देता। 2020 में इजराइल की एजेंसी मोसाद ने ईरान के फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम कहे जाने वाले मोहसेन फखरीज़ादह की बहुत ही चालाकी से रिमोट ऑपरेटेड मशीन गन से हत्या कर दी। इससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक जोरदार झटका लगा। इसके अलावा भी अमेरिका ने इजराइल को आगे करके ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मरवा दिया और कई बार ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक भी की ताकि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बन सके। सिचुएशन वैसे ही रैपिडली एस्केलेट हो रही थी, लेकिन फिर अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया जिसने इस दुश्मनी को अपने सबसे डेंजरस फेज में पहुंचा दिया। 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने इराक के दौरे पर गए IRGC कुद्स के चीफ जनरल कसीम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक करके मार डाला। कसीम सुलेमानी को सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली खामेनेई के बाद ईरान का सबसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता था। इसके बदले में ईरान ने 5 दिन बाद ऑपरेशन मार्टियर सोलेमानी लॉन्च करके इराक में मौजूद मल्टीपल अमेरिकन मिलिट्री बेसिस, खासकर अल असद एयरबेस पर 15 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी। इस हमले में किसी अमेरिकन सोल्जर की मौत तो नहीं हुई, लेकिन दर्जनों सैनिकों को काफी इंजरीज हुई। इसी तनाव भरे माहौल में गुस्से में आकर ईरान से एक बहुत बड़ी गलती हो गई और उसने 8 जनवरी 2020 को तेहरान से उड़ान भरने वाली यूक्रेनियन फ्लाइट PS-752 को गलती से एनिमी थ्रेट समझकर मार गिराया, जिसके चलते उसमें सवार सभी 176 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिला दिया। शुरुआत में ईरान ने अपना दोष छुपाने के लिए ये झूठ बोला कि ये फ्लाइट किसी मैकेनिकल इशू की वजह से क्रैश हो गई थी, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर और एविडेंस सामने आने के बाद उसे अपना गुनाह कबूल करना पड़ा। इसके बाद कुछ समय तक टेंशन्स लो प्रोफाइल रही, लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं हुई। अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास वॉर शुरू होते ही ईरान अमेरिकन रिलेशंस फिर से खराब हो गए, जहां ईरान ने अपने प्रॉक्सीज के जरिए मिडिल ईस्ट में मौजूद US मिलिट्री बेसिस पर कई अटैक्स करवाए, तो वही अमेरिका ने भी इराक एंड सीरिया में मौजूद ईरानियन बैक्ड मिलिशिया ग्रुप्स पर लगभग 125 मिसाइल्स फायर किए। इससे कई मिलिशिया कैंप्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। अटैक के बाद प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इसे सिर्फ एक ट्रेलर बताया। इसके बाद 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री बेसिस को डिस्ट्रॉय करने के मकसद से ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया और तेहरान, इस्फहान और ईरान की दूसरे सिटीज पर एक साथ कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक्स किए, जिनमें IRGC कमांडर हुसैन सलामी, ईरानियन आर्मी चीफ मोहम्मद बागेरी और कई सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हो गई। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे। इस लड़ाई में
अमेरिका भी कूद गया और 21 जून 2025 को ईरान के 3 मेजर न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स कर करीब 14,000 किलो वजनी दर्जनों बस्टर बॉम्ब्स गिराए थे, जिससे ईरान के तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह हो गए। आज के समय में ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट सीधे युद्ध में नहीं बदला है, लेकिन टेंशन पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने दशकों के बाद भी यह कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व क्यों नहीं हो पाया। इसका जवाब सिर्फ फॉरेन पॉलिसी में नहीं बल्कि हिस्ट्री, साइकोलॉजी और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में छिपा है। दोनों देशों के लिए नेशनल प्राइड और हिस्टोरिकल ट्रॉमा बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ईरान के लिए 1953 का कू, डेकेड्स की सैंक्शंस और लगातार रिजीम चेंज की थ्रेट्स एक कलेक्टिव मेमोरी बन चुकी है। वही अमेरिका के लिए एम्बेसी हॉस्टेज क्राइसिस, हिजबुल्लाह और हुतीज जैसे प्रॉक्सी, डेथ टू अमेरिका जैसे स्लोगन्स और मिडिल ईस्ट में ईरान का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस एक परमानेंट सिक्योरिटी कंसर्न बन गया है। दोनों साइड्स अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के प्रिज्म से एक दूसरे को देखते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सालों से चली आ रही आधी लड़ाई का एक बड़ा कारण इजराइल, सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट के दूसरे अमेरिकन एलाइज भी हैं, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी उसी पर टिकी हुई है। इसलिए इनमें से किसी भी देश के साथ जैसे ही ईरान की कोई झड़प शुरू होती है, अमेरिका उसमें खुद ब खुद शामिल हो जाता है। उसके अलावा सीरिया, लेबनान, यमन और फिलिस्तीन में अमेरिका और ईरान की लड़ाई ईरान के प्रॉक्सीज की वजह से है। मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्री में मौजूद ह्यूज ऑयल रिजर्व और मिडिल ईस्ट की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के चलते अमेरिका यहां से अपना प्रेजेंस कभी नहीं हटाएगा और ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच बार बार झड़प होती रहेगी। इसके अलावा ईरान डेस्परेटली न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है, लेकिन इजराइल और अमेरिका ऐसा होने नहीं देना चाहते हैं। अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो वो भी ईरान की हुकूमत के पक्ष में नहीं है। अभी ईरान में सालों से जमा होता गुस्सा, लगातार बढ़ती इन्फ्लेशन, तेजी से गिरती करेंसी और आसमान छूते फूड प्राइसेस से गुस्साई ईरानी जनता अपनी ही सरकार और सुप्रीम लीडर के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। दिसंबर 2025 में शुरू हुआ यह आंदोलन अब ईरान के अधिकतर हिस्सों में फैल चुका है और इस दौरान लाखों लोग खामेनेई हटाओ जैसे नारे लगा रहे हैं। कई लोगों को गवर्नमेंट बिल्डिंग में आग लगाते और उन बिल्डिंग्स पर लगे इस्लामिक रिपब्लिक के फ्लैग को गिराते देखा गया। इस दौरान हजारों ईरानी महिलाओं ने भी अपनी आजादी को लेकर अलग जंग छेड़ रखी है। वो पब्लिकली अपने बुर्का और हिजाब को लेकर आग के हवाले कर रही है। ऐसा करके वो ईरान में महिलाओं के लिए सालों से लागू मैंडेटरी हिजाब लॉ का खुलेआम विरोध कर रही है। इसके अलावा कई महिलाएं खामेनेई की तस्वीरों को सिगरेट से जलाकर उनका विरोध जता रही है। प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई ने अपने मिलिट्री को खुली छूट दे रखी है और अब तक ईरानियन मिलिट्री और प्रोटेस्टर्स के बीच हुई झड़प में 5,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसी गर्म माहौल में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी हाथ सेकने का मौका मिल गया। उन्होंने खुलकर ईरानियन प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया और कई बार कहा कि ईरानी लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और अमेरिका उनकी हर संभव मदद करने को तैयार है। इसके अलावा ट्रंप ने दुनिया के दूसरे देशों को भी चेतावनी दी कि अगर वो ईरान के साथ ट्रेड करेंगे तो उन पर एक्स्ट्रा टैरिफ्स और सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। कई मौकों पर ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेगा। इन बयानों ने ईरान के प्रोटेस्ट में आग में घी डालने जैसा काम किया और इससे ईरान अमेरिका टेंशन्स और बढ़ गई। ऐसे में ईरानियन ऑफिशियल्स ने पहले तो ईरान में हो रहे इन प्रोटेस्ट के लिए सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया और साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूएस ने उस पर कोई अटैक किया तो मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस फोर्सेस और उसके इंटरेस्ट को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस तरह यूएस ईरान रिलेशंस एक बार फिर बहुत नाजुक मोड़ पर खड़े हो गए हैं। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका है और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का एक बेहद इन्फ्लुएंशियल और डिफाइंड प्लेयर ईरान है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भविष्य में इन दोनों की ये दुश्मनी कभी खत्म हो पाएगी या फिर दोनों की आपसी नफरत दुनिया को एक और बड़े युद्ध की आग में झोंक देगी।